जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, अगर आप हमें शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारी जो ये वीडियो है ये है अर्थशास्त्र कक्षा 10वीं और उसके जो है चैप्टर पहला जिसका नाम है विकास। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं और ये जो वीडियो है इस सीक्वेंस की चौथी वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं विकास की धारणीयता। तो इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में हम इस जो टॉपिक है इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इससे पहले का जो टॉपिक रहा वो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके पूरी वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी और पूरी वीडियो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और मैं आपका अपनी फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, विकास की धारणीयता। अब आपको ये समझ में आ गया कि विकास क्या है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा था। जब आपने विकास को पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे धारणीयता को। धारणीयता माने धारण करना। तो धारण करना क्या हो गया? धारण करना माने झेलना। मान लीजिए आपकी जो धारणीयता है वो है, जैसे मान लीजिए आप दुबले पतले हैं, आपका शरीर बहुत मोटा था या नहीं, जैसे मैं हूँ दुबला पतला सा, तो अगर मेरी जो धारणीयता है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना वजन उठा सकता हूँ? 40 किलो बस। अगर मैं 40 किलो से ज़्यादा वजन उठाऊंगा तो वो मेरी धारणीयता, जो मेरी धारण करने की क्षमता है उससे हो जाएगा ऊपर। तो फिर क्या हुआ? या तो गर्दन टूट जाएगी या फिर कंधा। तो ये क्या होगा? मेरी धारणीयता से ऊपर। ऐसी हर व्यक्ति की, हर देश की अपनी एक धारणीयता होती है। हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, अपनी देश के बारे में बात करेंगे। संसार से क्या मतलब है, हमें अपने देश से मतलब है, हमें क्या मतलब है, कहीं की धारणीयता कैसी है। ठीक है, हम यहाँ पे खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये रहती है कि हम हिंदुस्तान में क्यों हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं है, तो उनको वहीं रहने दो। ठीक है दोस्तों, हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो विकास की धारणीयता क्या होती है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। केबीसी जैसा नहीं है क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति। विकास की धारणीयता क्या होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने, वैसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। तो भारत में अगर देखें हम तो जो भूमिगत जल है उसका जो स्तर है, देखो धारणीयता होती है किसी की, आपने जान लिया कि धारणीयता होती है धारण करने की या झेलने की या वहन करने की क्षमता। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अगर मैं एक लोहे की टेबल लूँगा तो उसकी जो वजन झेलने की जो क्षमता होगी वो निश्चित होगी। जैसे मैंने 1 क्विंटल या 100 किलो वजन उस पर रखा तो वो झेल लेगी, लेकिन अगर उससे ऊपर रखूँगा तो वो टूट जाएगी। तो उसकी धारणीयता है। ऐसे ही हमारी जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, जिसे कहते हैं हम भारत माता, इस भारत माता पे हम रह रहे हैं ना, उसकी भी एक धारणीय क्षमता है। जैसे आप क्या करते हैं, मोटर चालू कर ली, नहाने बैठ गए, अब साबुन लगा रहे हैं, साला मोटर चल रही है, हमारे तो पानी फैल रहा है। इससे क्या हो गया, जो है भूमिगत जल है, जो ज़मीन से पानी निकाल रहा है हमारा ही है, हमारा नहीं है। वो जल सभी का है, वो एक प्राकृतिक संसाधन है। और क्या हमने बोरवेल से बोरिंग करवा ली और मोटर डाल दी तो क्या वो हमारा पानी हो जाएगा? नहीं, वो सभी का जल है, वो एक सार्वजनिक संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है, तो हमारा नहीं है। हम उसे ऐसे ही व्यर्थ में नहीं चला सकते। यह एक जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें हमें मानना चाहिए और इनका निर्वाह भी करना चाहिए, क्योंकि यह हमें एक जो है एक अच्छा व्यक्तित्व देती है। तो हमारी जो अगर हम भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत जल की जो स्थिति है भारत में वो कैसी है कि अगर भारत में जो है 300 जिलों में, एक सूचना मिली है कि भारत के 300 जिलों में जो है जल की व्यवस्था बहुत ही खराब है। माने वहाँ पे जो है पानी का संकट है, जल संकट जैसे कहते हैं वह है। वहाँ पे लोगों को सुचारू रूप से सिंचाई के लिए, यहाँ तक कि पीने के लिए, अपने पशुओं के लिए, दैनिक क्रियाकलाप के लिए जल नहीं मिल रहा है। ये सारी समस्याएं हैं उनके सामने। इसके अलावा दोस्तों क्या रहेगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, तो हम क्या समझते हैं कि ये समस्या है ही नहीं। जैसे हम झाँक के तो देख नहीं पा रहे हैं कि जो भूमि में जो जल का स्तर है वो कैसा है, तो हम क्या मानते हैं कि बहुत सारा पानी भरा है, दिन रात फैलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है और आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम आज से 20 साल पहले जाएं तो 20 साल पहले हम ये सोचते थे
कि जो है कि पानी की कहीं पे कोई कमी नहीं है, आराम से पानी फैलाओ। अब आप गांव में रह रहे हैं, मैं भी गांव से ही आया हूँ। गांव में क्या कहते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पानी कभी ख़त्म होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई पानी? आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या होता था, दिल्ली के लोग भी यही सोचते थे कि यहाँ पर कभी पानी ख़त्म होना ही नहीं है, लेकिन आज हो गया। पानी टंकी पता 20 लीटर की पानी की टंकी 30 रुपये की आती है, खरीद के पियोगे तो पता चल जाएगा। तो दिक्कत तब आएगी जब आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो सामने से आपको दिखेगी। अभी आपको यहाँ लग रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया भूमिगत जल का स्तर। तो भारत में क्या हुआ कि 300 जिले ऐसे हैं जिनकी जो जल का स्तर है वो वहाँ पे बहुत जो है नीचा है, और निचले स्तर के कारण वहाँ पे जो है पानी की समस्या है। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 25 वर्षों में देश का जो 60% जो जल है वो समाप्त हो जाएगा। पिछले 25 वर्षों में जो देश का 60% जो जल है वो समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 25 वर्ष आप क्या मान रहे हैं? ये रिपोर्ट 2017 की है। 4 वर्ष निकल चुके हैं, अब कितने वर्ष बचे? 20 वर्ष। 20 वर्ष में हमारा जो भूमिगत जल है उसका 60% हिस्सा खत्म हो गया, बचा कितना? 40%। तो कोई सारा आपको ही मिल जाएगा? माने हमारे सामने जल का बहुत बड़ा संकट है। जब मैं 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ता था तो जब निबंध लिखते थे पर्यावरण प्रदूषण, तो नीचे उपसंहार के नीचे एक लाइन लिखते थे कि जो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा वो जल के ऊपर ही होगा। तब हमें लगता था कि सब मजाकिया है। जब बड़े हुए, ग्रेजुएशन किया, तब समझ में आया कि वास्तव में इन चीज़ों का प्रभाव रहता है। किसी व्यक्ति ने अगर कहा है, किसी दार्शनिक ने कहा है, तो उसके पीछे बहुत ही गहरी बात रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा जो है बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया। हमने जो है इस विश्व को, अर्थात अपनी जमीन को, अपने जो है प्राकृतिक संसाधनों को, इनको अपने पूर्वजों से प्राप्त जो है धरोहर होती है, धरोहर। जैसे आपको आपके पिताजी की जमीन मिल गई, उनकी जो पैसा था, तनख्वाह थी, पेंशन वगैरह आपको सब मिल गई। तो ये जो कह रहा है, एक दार्शनिक ने कहा है कि हमें जो है जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें ये विश्व मिला है, यह विश्व हमें किसी हमारे पूर्वज की धरोहर नहीं। ये जो विश्व है यह हमारे बच्चों का हम पर उधार है, हम पर कर्ज है। अगर हम इसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि हमारा लिए वे प्राकृतिक संसाधन कहाँ गए जिनका आपने पूरी तरह उपयोग किया और वे ख़त्म कर दिए। तो हमारे सामने जब हम उनको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम क्या कहेंगे? तो तब किसी व्यक्ति ने यह बात कही है, तो बहुत ही गहरी बात कही है। ठीक है, भूमिगत जल का समस्या है। इसके अलावा कई ऐसे बहुत से समस्याएं होती हैं, जैसे हो गया प्राकृतिक संसाधन। जैसे भूमिगत जल समाप्त हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि फिर से बन जाएगा। हम अधिकांश टाइम इसी भ्रम में रहते हैं कि जो जल है वो खत्म हो गया और फिर से बन जाएगा। बन कैसे जाएगा? अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जल कैसे बनता है। H2O, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी कैसी होगी? प्रदूषित हो गई। अब ऑक्सीजन प्रदूषित हो गई, हाइड्रोजन होती है वो हल्की गैस होती है, तो उसका स्तर हमेशा ऊपर रहता है। तो हम जल कैसे बनाएंगे? जल ऐसा तो है नहीं कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम बना लें। और चलो बना भी लें, विज्ञान इतना आगे हो ही जाए कि हम जल बना भी लें, तो कितनी मात्रा में? ऑक्सीजन हमारे जो है श्वसन के लिए भी आवश्यक है। तो क्या हम उसे जल बनाने में खर्च करेंगे अपने श्वास लेने के लिए? क्योंकि समस्या तो प्रदूषण की भी है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सामने जो समस्या है इसको हमें समझना चाहिए, और इसका समाधान ये है कि हम जो है जल का व्यर्थ उपयोग ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहाना बंद कर दीजिए। ज़्यादातर लोग जो दोस्त हैं हमारे, उन सभी के दिमाग में यही आया है कि नहाना बंद कर देते हैं, साल में 1 दिन नहाया करेंगे। ऐसा थोड़ी है, इससे तो और बीमार पड़ जाएंगे, फिर और खर्च होंगे, जैसे है आर्थिक संकट आ जाएगा। और जो है अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होंगे ना, तो आप ऐसे ही बात करेंगे, आर्थिक संकट, समझ रहे हो? तो क्या हो गया, हमें जो है जल को व्यर्थ नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, भूमिगत जल की ये समस्या हो गई। अब हम 2 संसाधनों पे बात करते हैं। तब से हम प्राकृतिक संसाधन बात करते हैं। 2 संसाधन और होते हैं, एक होता है गैर नवीनीकरण संसाधन, एक होता है नवीनीकरण संसाधन। जैसे आप दोपहर में छत पे बैठे हैं आराम से, अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है बराबर,
सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ऐसा तो है नहीं कि सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा, वो तो आना ही आना है। तो ये कैसा हो गया? नवीनीकरण संसाधन। हवा बह रही है, ये कैसी हो गई? नवीनीकरण संसाधन। ये हमें उपलब्ध है, लेकिन अगर हम इसे प्रदूषित करेंगे तो ये खत्म भी हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। खत्म नहीं होगी तो प्रदूषित हो जाएगी, फिर कैसे उपयोग करोगे? तो ये सब कैसे हो गए? नवीनीकरण संसाधन। और गैर नवीनीकरण संसाधन कैसे होते हैं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, जिसमें पेट्रोल, डीजल, हमारा जो रसोई गैस है, ये सभी आ गए पेट्रोलियम पदार्थ। आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा पेट्रोलियम पदार्थ में क्या क्या आती हैं? पेट्रोल, डीजल, कोयला, ग्लिसरीन, इसका जो है ग्रीस, ऑयल, सब आता है, उसी में आता है, ये पेट्रोलियम पदार्थ है। तो ये सब भी गैर नवीनीकरण संसाधन है। इनके पीछे जब ये पदार्थ बने तो जो पदार्थ बना है वो खत्म भी हो जाएगा। अब जो है पदार्थ हैं वे धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट और एक आंकड़ा हमारे सामने है दोस्तों, क्या है कि अगले 50 वर्षों में, नेक्स्ट 15 ईयर, अगले 50 वर्षों में जो है हमारे पास जो पेट्रोल और डीजल के जो भंडार हैं वे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। और जब एक बार खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास ऐसी सुविधा तो है नहीं कि हम पुनः स्थापित कर लें, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि हमें उसके कुछ नए स्रोत मिल जाएं, कुछ ऐसे नए जीवाश्म जो है जीवाश्म ईंधन जिन्हें कहते हैं वे मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वो एक गैर नवीनीकरण संसाधन, जैसी भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वो गैर नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है मैंने आपको समझा दिया। अब समस्या ये आती है कि जैसे गैर नवीनीकरण संसाधन है, मान लीजिए पेट्रोलियम है, अब हम इसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, सारा खेत पे भी जा रहे हैं तो बाइक से ही जा रहे हैं। अब पेट्रोल जल रही है, जो है जीवाश्म ईंधन है वो अपने स्तर पर खत्म हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, 50 रुपये पेट्रोल तो बढ़नी है। अब 130 हो गई, कल 150 हो जाएगी, 50 की भी नहीं डलवा पाओगे, समझ रहे हो? तो ये समस्या आती है। तो क्या हुआ कि जो गैर नवीनीकरण संसाधन जैसे पेट्रोलियम है, तो हमारे पास कुएं तो है नहीं भारत में, हम क्या करते हैं विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, विदेशों से खरीदते हैं, जैसे इराक से, ईरान से, अरब देशों से, यहाँ से हम खरीद लेते हैं। अब खरीद के अपने यहाँ पर उसको जो है बेचते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, जो हमारी मुद्रा है वो विदेश में जा रही है, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडारण है वो घट रहा है, विदेशी मुद्रा भंडारण घट रहा है। इसके अलावा हमारे देश को आर्थिक समस्याएं आ रही हैं। अगर यही संसाधन हमारे देश में होते तो कोई बात नहीं थी, विदेश से इंपोर्ट करना भी तो कठिन है ना। तो ये सारी समस्याएं हमें फेस करनी होती हैं। तो आप सभी क्या करेंगे? पैदल चलेंगे, साइकिल से जाएंगे, पानी कम फैलाएंगे। और अब आपको ये लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, इन सारी चीज़ों को हम कैसे करेंगे? हाथ में ही नहीं है, कोशिश करना, हो जाए तो ठीक है। चलो, ये ख़त्म हो गया, हमारा चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म फ्रेंड्स। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों पे आएंगे। उसके लिए मैं आपको क्या है कि इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो थोड़े से, अर्थशास्त्र के प्रश्नोत्तर थोड़े लंबे चौड़े रहते हैं, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे प्रश्नोत्तर समझा दूंगा। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो क्या हो गया दोस्तों कि आप एक तो ये है कि आप जो है वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन क्वेश्चन आंसर वाला आपको पहुंच जाए। क्योंकि अगर जो क्वेश्चन आंसर आपको नहीं आए तो आप हो जाओगे फेल, समझ रहे? नहीं होगी इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे तो फेल हो जाओगे। तो इन क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन, ग्रुप कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन। मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अबाउट सेक्शन में जाएंगे चैनल पेज पर, और अबाउट सेक्शन में ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। कोई भी समस्या हुई चैप्टर में, समझ में नहीं आया नवीनीकरण क्या होता है, गैर नवीनीकरण क्या होता है, कुछ भी चीज़ हो ऐसी जो समझ में नहीं आई, धारणीयता, क्वेश्चन कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, एनी सब्जेक्ट क्वेश्चन कीजिए। बस निजी समस्याएं मत बताना, समझ रहे हो कि यहाँ पे भी बहुत हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप पूछिए ग्रुप में, और वहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन भी मिलती है वीडियो की। इसके अलावा आपको सुबह एक मोटिवेशन कोर्स मिल जाता है। मोटिवेशन सुनने का बड़ा जो है लाभ है। मोटिवेशन से मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी एरे गैरे की वीडियो चालू करें और सुनने लगे हैं मोटिवेशन, पता चला 15 मिनट बाद फूल गए, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन कोट्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव कोट्स।
जब हम पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव विचार पढ़ते हैं किसी के, जैसे मैं आपको एक सेकंड में कहूँ कि एक नेगेटिव विचार लिखा है, नकारात्मक, जैसे लिखा है कि बहुत बड़ी महामारी आएगी, एक तरफ लिखा है कि हम इस महामारी से निजात पाएंगे। तो जैसे ही आप दोनों बातों को सुनेंगे, जब आप दूसरी बात को सुनेंगे तो आपका जो मन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव थॉट्स का जो होता है, पॉजिटिव विचारों का यही प्रभाव होता है। तो हम आपको सुबह ही एक पॉजिटिव कोट्स जो है उपलब्ध कराएंगे। सुबह ही आँख जब खुलेगी तो आपको मिलेगा पॉजिटिव विचार, उसको पढ़ के आप अपने चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे, सुबह ही क्लास लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।